नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नेपाल में आई त्रासदी की। जानेंगे इस त्रासदी के प्रभाव का ताज़ा अपडेट क्या है, अभी तक कितने भारतीय इस त्रासदी के प्रभाव से बचाए गए हैं और इस इलाके में फिर बाढ़ आने की खबर का सच क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की और आपको बताएंगे कि CIA चीफ की मॉस्को यात्रा से क्यों यूरोप में बवाल मचा हुआ है। क्या रूस नाटो देशों पर हमला करने वाला है और क्यों यूरोप में रूस के संभावित हाइब्रिड वॉरफेयर और यूक्रेन युद्ध के बड़े संघर्ष में बदलने का डर बना हुआ है। इसके अलावा आपको बताएंगे कतर के प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे ईरान। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। नेपाल पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। तिब्बत में मलबे से बनी झील का किनारा टूटा। भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ा। मृतकों का आंकड़ा 530 के पार। 93,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। विदेश मंत्रालय ने चीन की तरफ फंसे 400 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। राहत सामग्री लेकर भारत से तीसरा विमान जल्द होगा रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो पर रूसी हमले की तैयारी की अटकलों को किया खारिज। रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर हमला जारी। रूसी मिसाइल कैरियर विमान पर हमले का दावा। रूस ने यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स सेंटर को बनाया निशाना। फ्रांस के सेउटा में प्रवासियों को लेकर बवाल। हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ झड़प। प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील। गृह मंत्री ने कहा हिंसा समाधान नहीं। अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव और बढ़ा। राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा ओंटारियो झील का नाम बदलकर किया लेक अमेरिका। कनाडा के पीएम कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले सच जानते हैं। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। नेपाल में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी के पास पानी और मलबे का बहाव तेज हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे राहत और बचाव टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्लेशियर टूटने से हुई इस तबाही के बाद नेपाल से लेकर तिब्बत तक राहत और बचाव अभियान जारी है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। नेपाल के रसुआ जिले में खतरा अभी टला नहीं है। भोटेकोशी नदी के उस इलाके में पानी और मलबे का बहाव फिर बढ़ने लगा है। जहां पहले भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी, प्रशासन ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के किनारे मौजूद राहत और बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं नदी के आसपास और दूसरे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से भी सुरक्षित रहने को कहा गया है। दरअसल नेपाल और चीन के तिब्बत इलाके में हाल में आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि नेपाल और तिब्बत में 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के रसुआ जिले में हुआ है। शुरुआत में माना गया था कि बुधवार सुबह आए 4.4 तीव्रता के भूकंप की वजह से बाढ़ आई होगी, लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि असल में हिमालय के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर यानी बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आया। इसके बाद चट्टान, बर्फ और पानी का भारी मलबा भी बहने लगा। इसी मलबे ने अचानक नदी के बहाव को बेहद खतरनाक बना दिया। पानी और मलबा पहले लेहंडे खोला नदी में पहुंचा, इसके बाद ये भोटेकोशी और फिर त्रिशूली नदी में जा मिला। पूरा हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक
34 देशों के 668 पर्यटक भी संपर्क से बाहर हैं। चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक मौजूद हैं और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस बीच 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। भारत ने राहत सामग्री लेकर अब तक 2 विमान नेपाल भेजे हैं। पहला विमान 26 अगस्त की शाम को रवाना हुआ, जिसमें करीब 10 टन राहत सामग्री थी। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल थीं। इसके बाद 27 अगस्त की रात दूसरा विमान रवाना हुआ, जिसमें करीब 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई। भारत तीसरे राहत विमान को भी रवाना करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने नेपाल सरकार को एनडीआरएफ की टीमें और जरूरी उपकरण भेजने की पेशकश की है। नेपाल में बहकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रहे शवों की पहचान करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय मुर्दाघरों में जगह कम पड़ने लगी है और प्रशासन को शवों को अस्थायी तौर पर रखने के लिए दूसरे भवनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टरों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकालने के साथ साथ प्रभावित इलाकों में खाना, दवाइयां और टेंट भी पहुंचाए जा रहे हैं। नेपाल के सेना और पुलिस के 5000 से ज्यादा जवान राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे करीब 350 मजदूरों और स्थानीय लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। खतरा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। चीन के तिब्बत इलाके में भी एक जगह पानी जमा होकर बैराज लेक यानी अस्थायी झील बन गई है। इस झील में पानी लगातार बढ़ रहा है और इसके ऊपर से पानी बहने की खबर है। अगर ये पानी अचानक टूटकर नीचे आता है तो इससे एक बार फिर बाढ़ और भूस्खलन जैसी दूसरी आपदा पैदा हो सकती है। तो इससे पहले कि अपने खास मेहमान के पास चलें, हम आपको बता दें कि तिब्बत का ये एरिया है जहां पर ये ग्लेशियर टूट रहा है और उसके बाद यहाँ नीचे झील बनती हैं इधर पर, और ये झील जब टूटती हैं तो ये पानी बहाव के साथ नीचे के इलाके में आता है और ये नेपाल का इलाका है। यही नदियां आके जाके भारत की कुछ नदियों में ये मिलती हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंजन कुमार दहल, हमारे साथ मौजूद हैं, हिमालयन जियो हैजार्ड एक्सपर्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो अभी जानना चाहेंगे कि जो ये नई खबर आ रही है कि तिब्बत के इलाके में एक बैरियर झील वहां पर बन रही है और बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे टूट भी रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? ऐसा है कि देखिए, जो वो पहले जो बड़ा सा मलबा गिरा था, उसके बाद एक छोटा सा मलबा बाद में गिर गया और उन्होंने वो मलबा ने वो लेहंदे रिवर को डैम कर दिया। लेकिन वो डैम इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे हैं, और अभी उसका ओवरटॉपिंग होकर उससे पानी निकल रहा है। और जो पहले बातें हो रही थी कि उसको वो ब्रस्ट हो गया ये वगैरह वगैरह, लेकिन वो ब्रस्ट की कोई बातें नहीं आई है। वो अच्छी तरह से उससे पानी बाहर निकल रही है और मेरे ख्याल में वो उतना ज्यादा उसमें अभी रिस्क नहीं है। लेकिन वो टूटा भी तो उतना ज्यादा जो पहले बाढ़ आया था उससे उतना ज्यादा बाढ़ तो नहीं आएगा। लेकिन हम लोग को जो रेस्क्यू टीम है वो उन लोगों को ज्यादा नदी की ज्यादा नजदीक जाने की हमें नौबत नहीं आएगी। वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और अब तक तो वो टूटा नहीं है और हम लोग उसको चेक कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। कुछ हुआ तो जरूर हम लोग नीचे वाले डाउन स्ट्रीम में हम लोग जानकारी दे देंगे। प्रोफेसर दहल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेपाल की ये जो इलाका है, तिब्बत का इलाका है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई मैकेनिज्म है क्या इस तरह की जो झीलें हैं इनको कंट्रोल तरीके से वहां पर डिफ्यूज किया जाए? हाँ, वो मैकेनिज्म अभी बातें हो रही है और ऐसा है कि सारी चीन की तरफ से बहुत सारे लोग भी वहां पर काम कर रहे हैं अभी। और उन लोगों ने उसका रिस्क कितना है, किस तरह से उसपे ओवरटॉपिंग हो रहा है, उससे पानी किस तरह से निकल रहा है, ये सभी को उन लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और उन लोग का लगातार ड्रोन का ऑब्जर्वेशन, वो ड्रोन का फुटेज भी हम लोग को मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हम लोग का संयुक्त जो प्रयास हो रहा है, उन लोगों का बहुत अच्छी तरह से उसका
ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ दिक्कतें आ गई तो वो जरूर उसको एक्शन लेंगे। और मेरे ख्याल में उसका इंफॉर्मेशन भी अच्छी तरह से उन लोगों ने हमें दे रहे हैं। और अभी हमारे विदेश मंत्रालय और तिब्बत और चीन का विदेश मंत्रालय के बीच और एम्बेसी के बीच बहुत अच्छी तरह से बातें हो रही है, और किस तरह का उसका कंडीशन है हम लोग उसको अच्छी तरह से अपडेट में रख रहे हैं। प्रोफेसर दहल, नेपाल में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पहली बार वहां पर बाढ़ आई तो कोई इन्फॉर्मेशन तिब्बत की ओर से, उस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नहीं दी गई, क्या ये सही है? नहीं सर, ऐसा है कि देखिए इसमें एक बहुत ही गलत फहमी आ गई। क्या होगी कि उसमें वो जो पहाड़ ऊपर से वो जो ग्लेशियर टूटा और जो जिस तरह का वो इंसिडेंट हो गया, वो यही कोई 837 में वो पहले वो टूटा था जी। वो हमारे वो रिकॉर्ड हो गया, और भी रिकॉर्ड हो गया वो लैंडस्लाइड से। और उसके बाद उसका बहना शुरू हो गया। वो बहना इस तरह का फास्ट प्रोसेस था कि वो नेपाल चाइना बॉर्डर का जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहां तक पहुंचने के लिए उसको लगा होगा 6 से 7 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और जो चीनी लोग वहां पर काम कर रहे थे उन लोगों को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है। देखिए, इसलिए हम लोग इसी तरह से हमें बातें नहीं कर सकते कि चीन ने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि ठीक है। प्रोफेसर दहल, आप जानना चाहेंगे कि अभी जो वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, और भारत जैसे जो पड़ोसी देश हैं वो मदद किस तरह से वहां पर दे रहे हैं, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की सहयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और जो दो तीन जहाज अभी आ चुके हैं, यहाँ पर एरोप्लेन आ चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे लोग वहां पर, वो हमारे नेपाल आर्मी, आर्म पुलिस और नेपाल पुलिस जिस तरह से वो साइट में काम कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, रेस्क्यू के लिए, बहुत सारे लोगों को अभी सेफ जगह में ला चुके हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए भी काम कर रहे हैं। और जो मलबे में फंसे लोग और जो टनेल में फंसे लोगों को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उद्धार किया है। और एक टनल अभी तक बाकी है जहां पर हम लोग एक्सकावेशन और ब्लास्टिंग करके उसके अंदर जाकर उसको भी हटाने के लिए काम हो रहा है। इसलिए मैं एक कह सकता हूं कि हमारा जो रेस्क्यू टीम है बहुत ही आगे से बहुत उच्च स्तर से काम कर रहे हैं। और देखिए कि इसमें जल्द से जल्द सर, ये भी जानकारी मिली थी कि कई सारे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं वहां पर उनकी टनल्स में कई सारे लोग फंसे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये अब हो पाया है? क्या अपडेट है इसको लेकर? हाँ, अभी बहुत सारे टनल को तो हम लोगों ने क्लियर किया है। अभी 1-2 टनल बाकी है, और उसको जो ओपन करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए अभी काम हो रहा है। अभी तक जैसे कि आधे घंटे पहले का मेरे इंफॉर्मेशन यही कि वहां पर काम हो रहा है और जल्दी कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है। और इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे कि जो रसुआ के अलावा जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट थे, चाहे हम धाडिंग की बात करें या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, वहां पर के जो फुटेज आ रहे हैं उससे ये पता चलता है कि पूरे बाजार वहां पर साफ हो गए हैं। तो ये लापता लोगों की संख्या को लेकर के क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है अभी तक? मेरे ख्याल में देखिए, नीचे वाली जगह में लापता लोग तो बहुत, जो बिल्डिंग में रहते थे, मेरे ख्याल में वो सब उस समय इवैक्यूएशन कर चुके थे। लेकिन जो अपस्ट्रीम के एरिया, जो बहुत सारे लापता लोग मेरे ख्याल में रसुआ और ये नुआकोट की है। लेकिन नुआकोट में भी ज्यादा लोग इवैक्यूएशन के लिए उन लोगों को वक्त था। इसलिए जो भी लापता है वो सभी मेरे ख्याल में हाइड्रो पावर का लोग और जो टूरिस्ट थे टिमुरे में, जो रसुआ डिस्ट्रिक्ट में, उन लोग वहां से लापता हो गए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में उन लोगों का सभी जो अभी मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, लेकिन इतनी दिक्कत वाली बॉडी मिल रही है कि वो कौन है कोई पता नहीं चलता। ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्या करें, जो भी है मलबा से उसको हटाकर हम लोग हॉस्पिटल में रख रहे हैं, कहीं किस जगह में, सुरक्षित जगह में रख रहे हैं। हो सके तो किसी ने पहचान किया तो वो उन लोगों को, उनके अपने परिवारजनों को उसको दे देंगे। लेकिन क्या है कि जो आपने बात कही, नीचे वाली जगह में मेरे ख्याल में डैमेज है, लेकिन उतना ज्यादा लोग को कोई क्षति नहीं हुआ है। और ये बात सही है कि रोड और जो हमारे मेन रोड है, जो कनेक्शन है इंडिया से भी, वो रोड का बहुत सारे पार्ट में अभी इनंडेशन हुआ है, और कहीं वो लैंडस्लाइड भी हुआ है।
उसको मिटिगेशन और मेंटेनेंस के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स काम कर रहा है। और मैंने जब आज दोपहर को मैंने अब सभी अपडेट लिया था, और अपडेट में ये बताया गया है कि हमारे जो चीफ काम कर रहे हैं वहां पर उन्होंने मुझे बताया कि काम अच्छी तरह से हो रहा है, और ये शाम तक ये राजमार्ग भी सर, खुली अंतिम हो सवाल है, ये हिमालयन रीजन की हम बात करें तो यहाँ पर जो ये ग्लेशियर लेक्स जो यहाँ पर बनती हैं, इनको लेकर के, इसमें मैं किसी देश की बात नहीं करना चाहता, इनको लेकर के, क्योंकि ये मानवता के लिए काफी ज्यादा खतरा भी हो सकती हैं, तो भविष्य में क्या कुछ किया जा सकता है इसको लेकर के? नहीं सर, अब हम लोग को अच्छी तरह से ये ट्रांसबाउंडरी इश्यू की, रियासत के इश्यू में अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। मेरे ख्याल नेपाल, चीन और इसके लिए भारत को भी इसमें आगे लाकर हम लोग नेपाल में रहकर इसको समस्त हिमालयन चेन की एक ऑब्जर्वेशन की सिस्टम को हमको बनाना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में चीन सरकार से इससे आगे बातें करना चाहिए, और नेपाल सरकार जरूर इसमें आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम लोग जैसे एक्सपर्ट जो है, हम लोग इसके बहुत अच्छी तरह से आगे लाने के लिए हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे, और आप मीडिया लोग भी इसको आगे बातें बढ़ाते रह जाएगा, यही मेरे रिक्वेस्ट भी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दहल साहब, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताएंगे। पैसे संभाल के रखो। श्योर। कुछ पैसे बीमा में, कुछ पैसे बच्चों की फीस में, और कुछ पैसे गांव भेज देना बाबा के लिए। ओके। ओके नहीं भाई, अभी करो। जी मैम। हाँ? लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ चुका है। कितना? 50,000। हाँ? 50,000। एफडी कर दो। कॉपी दैट। हाँ। अब हर पल बैंक मेरे साथ। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। CIA चीफ की मॉस्को यात्रा को लेकर एक बार फिर रूस और नेटो के बीच तनाव की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि जॉन रैटक्लिफ रूस को नेटो देशों पर हमले के खिलाफ चेतावनी देने गए थे। हालांकि ट्रंप ने रूस के नेटो पर हमला करने की आशंका को खारिज किया है, लेकिन यूरोप में रूस के संभावित हाइब्रिड वॉरफेयर और यूक्रेन युद्ध के बड़े संघर्ष में बदलने का डर बना हुआ है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। CIA प्रमुख की मॉस्को यात्रा पर छिड़ी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जॉन रैटक्लिफ नाटो देशों पर हमला नहीं करने की चेतावनी देने गए थे। इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए एक नए और बड़े युद्ध का रास्ता खोल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से इन खबरों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन नाटो देशों पर हमला नहीं करेंगे। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या CIA प्रमुख नाटो देशों पर हमला नहीं करने की चेतावनी देने गए थे, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों में यहाँ तक कहा गया कि रूस को ये बताना था कि अगर हमले की गलती की तो गंभीर जवाब दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि रूस आने वाले कुछ वर्षों में नाटो की प्रतिक्रिया को परखने के लिए सीमित सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ट्रंप और रूस की तरफ से दौरे को रूटीन यात्रा बताया गया। वहीं यूरोपीय खुफिया एजेंसियां भी फिलहाल ये नहीं मानती हैं कि रूस यूरोप के नाटो देशों पर सीधा सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। उनके आकलन में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि रूस किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप रूस को लेकर निश्चिंत है, क्योंकि यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस उनके खिलाफ लगातार अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहा है।
यूरोप को रूस की तरफ से हाइब्रिड वॉरफेयर का डर लगातार सता रहा है। आज रूस और नाटो के बीच सबसे बड़ा खतरा जरूरी नहीं कि सीधे टैंक और सैनिकों का युद्ध हो। खतरा यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे तनाव अचानक बढ़ जाए, जैसे कि किसी नाटो देश की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हो जाए, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला हो जाए, यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से दी जा रही लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के भीतर किसी बड़े लक्ष्य के खिलाफ हो। ऐसी घटनाएं रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ा सकती हैं। नाटो का सबसे बड़ा हथियार आर्टिकल 5 है, यानी किसी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अगर एक देश पर हमला होता है तो अमेरिका समेत नाटो के दूसरे सदस्य देश भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और नाटो दोनों ही सीधे टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे उम्मीद थी कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की तरफ से मिली सैन्य मदद के कारण युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस 5 लाख सैनिकों की नई लामबंदी कर सकता है। उनका आरोप है कि उत्तरी कोरिया के 30,000 अतिरिक्त सैनिकों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रूस इससे इनकार करता है, लेकिन इतना साफ है कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि CIA चीफ मॉस्को गए और जो FSB के चीफ हैं उनका कहना है कि मेरा जॉब है CIA के चीफ से मिलना, लेकिन इसके बाद काफ़ी ये बवाल हो गया, क्या कुछ आप कहेंगे? लावरोव जी ने एक इंटरव्यू दिया है BBC को हाल ही में, मेरा ख्याल आज या कल में ही, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसी विजिट्स अनयूजुअल नहीं होती। और ट्रंप ने भी इस विजिट को सेमी रूटीन विजिट बोला है। और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ये विजिट का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया था। तो ऐसा स्पष्ट है कि क्योंकि पिछले दिनों में हालात कुछ बिगड़े हैं और कुछ आशंकाएं जो कि आपकी रिपोर्ट में भी बताई गई हैं कि एस्केलेशन और हो सकता है और किसी प्रकार का टकराव रूस और नेटो के बीच में होने की एक संभावना बन सकती है, चाहे वो इस प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाए, ना चाहते हुए भी एक टकराव का रास्ता हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में कुछ कांटेक्ट रहे हैं, आपस में उनकी बातचीत चलती रहती है और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही है, और ये एक इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी ऐसे कांटेक्ट होते हैं। आपको याद होगा कि इनके जो पिछले CIA के डायरेक्टर बर्न्स थे, वो जिस समय रूस का हमला हुआ था यूक्रेन के 1 महीने पहले उसके, वो गए थे मॉस्को। तब उन्होंने उनको, रूस को उस समय आगाह किया था कि आप ऐसा कुछ ना करें जो कि यूक्रेन की प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ किसी प्रकार का आंच आए। तो कुछ तो पकड़ा है, लेकिन इस समय ये कहना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। नहीं, तो इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो बातें निकल के आ रही हैं यूरोप के अंदर में, वो कहते हैं कि रूस नेटो देशों के ऊपर हमला करने वाला था, तो रूस को ये बताने गए थे कि आप ऐसा ना करें। क्या ये सच हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसके अभी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो पिकअप कर सकती हैं। आजकल सैटेलाइट्स लगे हुए हैं और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है। तो अभी तो ऐसे आसार नहीं आते, इसीलिए दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तनाव नहीं बढ़ रहा, तनाव बढ़ रहा है और ये किसी भी प्रकार का एक स्वरूप ले सकता है। और सर, इस सब के बीच जो ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की बात आ रही है, ये बताया जा रहा है कि नेटो के कई देशों में जिस तरह से मिसाइलें वहाँ पर, चाहे वो रूस की हों या यूक्रेन की हों, वो चली जाती हैं, या ड्रोन्स वहाँ पर चले जाते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर से काफ़ी चिंतित हैं यूरोप के देश, क्या कुछ कहेंगे सर? जी हाँ, ऐसा है कि अब वॉरफेयर का स्वरूप बहुत बदल गया है और हाइब्रिड वॉरफेयर एक, उसको आप रियलिटी मान के चलिए। हाइब्रिड वॉरफेयर में जिसमें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है,
और जिसमें इस प्रकार के जैसे कि आपने कहा दूसरे तरीके भी इस्तेमाल होते हैं और मिलिट्री के साथ साथ। तो ये तो ठीक है। बात मुझे लगता है कि यूरोप देशों की तरफ से कई प्रकार की स्टडीज आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कई प्रकार के अननोन ड्रोन्स लगभग 13-14 यूरोपियन कंट्रीज में आ चुके हैं और उसका एट्रीब्यूशन कहना मुश्किल है, लेकिन इंगित वो करते हैं कि शायद ये रूस की तरफ से ये आ रहे हैं। तो ये हो सकता है और इसमें मीडिया और थिंक टैंक्स और ये सभी लोग जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो अनिश्चितता का माहौल है, हाइब्रिड वॉरफेयर भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये कहा जा सकता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है। इस सब के बीच क्या इस युद्ध को रुकने की कोई आशा आपको दिखती है? कोई मध्यस्थता किस तरह से चल रही है? क्या कुछ कहेंगे आप संक्षेप में सर? ये जब एंकरेज का जब मीटिंग हुआ था पुतिन और ट्रंप के बीच में, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके आधार पर आगे बात बढ़ी नहीं। लेकिन रूस अभी भी एक प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ जिसको वो बोलते हैं, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। वो कहते हैं कि हमको अगर कोई नए आइडियाज़ आते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन पुतिन की जो शर्तें हैं वो यूरोप मानने को तैयार नहीं है कि जो टेरिटरीज रूस के कब्जे में आ चुकी हैं वो उनको मान्यता मिले। ठीक। अभी यूरोप कह रहे हैं कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ बना दी जाए और एक सीज फायर हो जाए, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। सो बॉटम लाइन ये है कि रूस की जो टेरिटरी कब्जे में है उसको यूरोप मान ले, लेकिन वो अभी फिलहाल लगता हो नहीं सकता। तो लगता है कि अभी ये लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कतर ने रुकी कूटनीतिक बातचीत को फिर से शुरू कराने की कोशिश तेज कर दी है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने गुरुवार को तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल करने पर जोर दिया। इससे पहले कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से जून में युद्ध विराम और होर्मुज में शिपिंग को लेकर समझौता हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दिया है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले का कनाडा ने विरोध किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि इस झील का इतिहास 400 साल पुराना है और सभी जानते हैं कि इसका सही नाम लेक ओंटारियो है और आगे भी यही रहेगा। दरअसल लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा के बीच साझा झील है और दोनों देशों की सीमा इसी झील के बीच से गुजरती है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को झील के आर्थिक महत्व और ग्रेट लेक्स की सुरक्षा में अमेरिका की प्रमुख भूमिका का हवाला देते हुए इसका नाम बदलने की घोषणा की। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों में आवासीय इमारतों समेत नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमलों में दक्षिणी जापोरेजिया और उत्तरी खार्किव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और कथित राज्य समर्थित तत्वों पर किए गए कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने दावा किया कि इन हमलों में 11 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी और 2 कथित राज्य समर्थित ऑपरेटिव मारे गए। बीएलएफ ने यह भी दावा किया कि सड़क निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को निशाना बनाया गया। संगठन के मुताबिक घटना के बाद इलाके में पहुंचे एक सैन्य हेलीकॉप्टर पर भी उसके लड़ाकों ने गोलीबारी की। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से बीएलएफ के इन दावों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका चीन रिश्तों में जारी तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों से मतभेद दूर कर रिश्तों को पटरी पर लाने की अपील की है। अमेरिकी राजदूत डेविड पड्रियू से मुलाकात में वांग ने कहा कि दोनों देशों को सकारात्मक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और शीर्ष स्तर की बातचीत में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगले महीने संभावित मुलाकात की तैयारी चल रही है। हालांकि मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का शुक्रवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। शाही महल के मुताबिक उन्होंने ओस्लो यूनिवर्सिटी अस्पताल में स्थानीय समयानुसार सुबह 6:35 पर अंतिम सांस ली। हेराल्ड को 17 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनके खून में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज चल रहा था। हेराल्ड ने 1991 में नॉर्वे की गद्दी संभाली थी और 3 दशक से ज्यादा समय तक देश के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष रहे। वो राजशाही में आधुनिक बदलाव लाने के साथ साथ मुश्किल वक्त में जनता के साथ खड़े रहने के लिए जाने जाते थे।